जब इंसान ने पहली बार आसमान की तरफ देखा तो उसके मन में एक ही सवाल था, क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं? 20वीं सदी के मध्य तक यह सवाल सपना ही था, लेकिन 1957 में स्पुतनिक और 1969 में चांद पर कदम रखने के बाद यह सपना हकीकत बन गया। इंसान अंतरिक्ष तक पहुंच गया, लेकिन उसी समय एक नई समस्या सामने आने लगी। हम कितनी दूर तक जा सकते हैं? चांद तक पहुंचना बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मंगल, बृहस्पति या उससे आगे जाने की बात आते ही वैज्ञानिक रुकने लगे। वजह कोई डर नहीं थी, बल्कि रॉकेट की सीमा थी। उस समय और आज भी ज्यादातर रॉकेट केमिकल ईंधन से चलते हैं। इसमें ईंधन जलाया जाता है, गैस बनती है और वह तेजी से पीछे की तरफ निकलती है, जिससे रॉकेट आगे बढ़ता है। यह तरीका भरोसेमंद है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता सीमित है। केमिकल रॉकेट की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी कार्यक्षमता सीमित होती है और इन्हें बहुत ज्यादा ईंधन चाहिए। जितना ज्यादा ईंधन उतना ज्यादा वजन, और जितना ज्यादा वजन उतनी ज्यादा ताकत चाहिए। इस चक्कर में रॉकेट का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ ईंधन ढोने में लग जाता है। वैज्ञानिक इसे मजाक में कहते थे, रॉकेट अपने ही पेट को उठाने में मर जाता है। मंगल तक पहुंचने में केमिकल रॉकेट को लगभग 7 से 9 महीने लगते हैं। इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों को ज्यादा रेडिएशन झेलना पड़ेगा, ज्यादा खाना, पानी और ऑक्सीजन चाहिए होगी, और किसी गड़बड़ी की स्थिति में लौटने का कोई आसान रास्ता नहीं होगा। यही वजह थी कि चांद के बाद इंसान आगे नहीं बढ़ पाया। 1960 के दशक में वैज्ञानिकों ने यह साफ साफ समझ लिया कि अगर इंसान को मंगल और उससे आगे जाना है तो उसे नई तरह के इंजन की जरूरत होगी। सिर्फ केमिकल ईंधन से काम नहीं चलेगा। यहीं से एक अलग सोच ने जन्म लिया, क्या हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल रॉकेट चलाने में कर सकते हैं? यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, जब लोग न्यूक्लियर शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में परमाणु बम की तस्वीर आ जाती है, लेकिन वैज्ञानिक जिस न्यूक्लियर रॉकेट की बात कर रहे थे वह बम से बिल्कुल अलग था। इसमें कोई विस्फोट नहीं होता, ना ही कोई धमाका। न्यूक्लियर रॉकेट का विचार बहुत सीधा था। अगर परमाणु रिएक्टर से बहुत ज्यादा गर्मी पैदा की जा सकती है तो उसी गर्मी से गैस को तेजी से बाहर निकाला जा सकता है। यही गैस रॉकेट को आगे धकेलेगी। इसमें ईंधन जलाया नहीं जाता, बल्कि ईंधन को गर्म किया जाता है। इस तकनीकी को कहा गया न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। इसमें आमतौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की होती है और गर्म होने पर बहुत तेजी से फैलती है। जब हाइड्रोजन को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर से गुजारा जाता है तो वह बेहद गर्म हो जाती है और नोजल से तेजी से बाहर निकलती है। यही प्रक्रिया थ्रस्ट पैदा करती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि यह तरीका केमिकल रॉकेट से 2 से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट था। मतलब वही काम कम ईंधन में हो सकता था। इससे रॉकेट हल्का बनता, तेज चलता और दूर तक जा सकता था। 1960 का दशक सिर्फ वैज्ञानिक खोजों का समय नहीं था, बल्कि यह कोल्ड वॉर का दौर भी था। अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे। स्पेस सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं था, यह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। इसी माहौल में अमेरिका ने न्यूक्लियर रॉकेट पर गंभीरता से काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया नरवा, यानी न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल एप्लीकेशन। यह कोई छोटा प्रयोग नहीं था। इसमें नासा, अमेरिकी सरकार और कई बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं शामिल थीं। लक्ष्य साफ था, मंगल तक इंसानों को ले जाने वाला इंजन बनाना। नरवा के तहत बनाए गए इंजन को जमीन पर टेस्ट किया गया। ये टेस्ट साधारण नहीं थे। इंजन को लंबे समय तक चलाया गया, उसकी गर्मी, दबाव और स्थिरता को परखा गया। नतीजे हैरान करने वाले थे। इंजन ने वैसा ही काम किया जैसा वैज्ञानिकों ने सोचा था। तकनीकी रूप से यह जमीन पर किए गए परीक्षणों में सफल था। इसका मतलब यह था कि इंसान के पास ऐसा इंजन मौजूद था जो मंगल तक पहुंचने का समय कम कर सकता था, ईंधन की जरूरत घटा सकता था और लंबे अंतरिक्ष मिशनों को संभव बना सकता था। फिर भी यह इंजन कभी अंतरिक्ष में नहीं भेजा गया। यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। तकनीक काम कर रही थी, वैज्ञानिक संतुष्ट थे, लेकिन फिर भी पूरा प्रोग्राम धीरे धीरे बंद कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि इंजन फेल हो गया या उसमें कोई बड़ी कमी निकल आई। वजह कुछ और थी, जिससे समझना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे अपोलो मिशन पूरे हुए, अमेरिका में स्पेस के प्रति लोगों का उत्साह कम होने लगा। चांद पर पहुंचने का लक्ष्य पूरा हो चुका था। जनता और सरकार दोनों का ध्यान दूसरी समस्याओं की तरफ जाने लगा, युद्ध, अर्थव्यवस्था और राजनीति। न्यूक्लियर शब्द अपने आप में ही डर पैदा करता था। लोग यह सोचकर घबरा जाते थे कि अगर रॉकेट लॉन्च के समय फट गया तो उसका अंजाम क्या होगा। वैज्ञानिक जानते थे कि न्यूक्लियर रॉकेट का रिएक्टर लॉन्च के वक्त बंद रहता है और उससे रेडिएशन फैलने की संभावना बेहद कम होती है। लेकिन आम जनता का डर तर्क से नहीं, भावना से चलता था, और इस डर को दूर करना आसान नहीं था। यही डर राजनीति और बदलती प्राथमिकताओं के साथ मिलकर एक ऐसे प्रोजेक्ट पर भारी पड़ गया जो इंसान को सौरमंडल के भीतर पहले से कहीं आगे ले जा सकता था।
यह तकनीक असफल नहीं हुई थी। असल में उसे कभी पूरी तरह आजमाने का मौका ही नहीं मिला। आमतौर पर जब कोई तकनीक कामयाब साबित हो जाती है तो अगला कदम होता है उसे इस्तेमाल में लाना, लेकिन न्यूक्लियर रॉकेट के साथ ऐसा नहीं हुआ। इंजन तैयार था, जमीन पर उसकी सफल जांच हो चुकी थी और वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि यह अंतरिक्ष में काम कर सकता है। इसके बावजूद नरवा प्रोग्राम को धीरे धीरे रोक दिया गया, क्योंकि इस बार रुकावट तकनीकी नहीं थी बल्कि इंसानी डर और राजनीतिक फैसले थे। 1960 के दशक के अंत तक अमेरिका चांद पर पहुंच चुका था। अपोलो मिशन ने अपना ऐतिहासिक लक्ष्य पूरा कर लिया था। जो उपलब्धि कभी असंभव लगती थी वह कुछ ही सालों में एक दोहराई जाने वाली खबर बन गई। जनता के लिए स्पेस अब उतना रोमांचक नहीं रहा और सरकार के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम धीरे धीरे प्राथमिकताओं की सूची में नीचे खिसकने लगा। स्पेस मिशन पहले से ही बेहद महंगे थे और न्यूक्लियर रॉकेट जैसे प्रोजेक्ट तो और भी ज्यादा खर्चीले। जब मंगल मिशन को अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया तो न्यूक्लियर इंजन के इस्तेमाल की वजह भी खत्म हो गई। सरकार के सामने सवाल साफ था, अगर अभी मंगल पर जाना ही नहीं है तो इतने बड़े और महंगे प्रोजेक्ट पर पैसा क्यों लगाया जाए। इस पूरे माहौल में न्यूक्लियर शब्द अपने आप में एक खतरे की तरह देखा जाने लगा। हिरोशिमा और नागासाकी की यादें अभी भी ताजा थीं। परमाणु हथियारों का डर पूरी दुनिया पर मंडरा रहा था। ऐसे समय में किसी भी चीज के साथ न्यूक्लियर शब्द जुड़ जाए तो लोगों का घबरा जाना स्वाभाविक था। आम लोगों को यह फर्क समझाना आसान नहीं था कि न्यूक्लियर रॉकेट और परमाणु बम में जमीन आसमान का अंतर है। मीडिया में सवाल उठने लगे, राजनीति और दबाव बढ़ता गया और अंत में वही हुआ जो अक्सर होता है। नरवा प्रोग्राम को एक झटके में नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म किया गया। पहले बजट घटाया गया, फिर परीक्षण सीमित किए गए और अंत में प्रोजेक्ट को पूरी तरह रोक दिया गया। तकनीक तैयार थी लेकिन उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिली। वैज्ञानिक जानते थे कि अंतरिक्ष में न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन धरती पर दुर्घटना का खतरा पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता था। अगर लॉन्च के समय रॉकेट फेल हो जाए तो रिएक्टर समुद्र या जमीन पर गिर सकता था। भले ही उसमें उस समय रेडिएशन ना हो, लेकिन लोगों के मन में यह डर बैठ गया था। इन सब कारणों ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसमें न्यूक्लियर रॉकेट पर आगे काम करना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो गया। कोई भी नेता यह जोखिम नहीं लेना चाहता था कि उसके फैसले से जनता में डर फैले या विरोध शुरू हो जाए। इसी वजह से यह कहना गलत होगा कि न्यूक्लियर रॉकेट तकनीकी रूप से असफल था। असफलता टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों की थी। अगर वही इंजन आज के दौर में होता तो शायद उसे अलग नजर से देखा जाता। नरवा के बंद होने के बाद भी न्यूक्लियर प्रोपल्शन का विचार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वैज्ञानिक समुदाय में यह साफ समझ बनी रही कि अगर इंसान को मंगल और उससे आगे जाना है तो केमिकल रॉकेट काफी नहीं होंगे। यह सोच बस फाइलों और लैब तक सिमट कर रह गई। 1970 और 1980 के दशक में स्पेस शटल पर ध्यान दिया गया। ये मिशन लो अर्थ ऑर्बिट तक सीमित थे। न्यूक्लियर रॉकेट जैसे डीप स्पेस सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस वजह से यह टेक्नोलॉजी दशकों तक ठंडी पड़ी रही। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। मंगल पर इंसानों को भेजने की बात फिर से गंभीर होने लगी। वैज्ञानिकों ने दोबारा वही सवाल उठाया, इतना लंबा सफर कैसे सुरक्षित और तेज बनाया जाए। यहीं से न्यूक्लियर रॉकेट की चर्चा वापस आई। अब फर्क यह था कि तकनीक ज्यादा उन्नत हो चुकी थी और सुरक्षा को लेकर समझ भी बेहतर थी। लेकिन पिछली असफलता की यादें अभी भी ताजा थीं। यही वजह थी कि इस बार सब कुछ बहुत सावधानी से आगे बढ़ाया जाने लगा। न्यूक्लियर रॉकेट की पुरानी फाइलें फिर से खोली गईं। इस बार हालात अलग थे। कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, तकनीक ज्यादा सुरक्षित हो चुकी थी और सबसे अहम बात यह थी कि मंगल पर इंसानों को भेजने की योजना अब सिर्फ सपना नहीं रही थी। आज न्यूक्लियर रॉकेट पर काम दो मुख्य तरीकों से हो रहा है। पहला तरीका वही है जिसे 1960 के दशक में आजमाया गया था, यानी न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर से हाइड्रोजन गैस को गर्म किया जाता है और वही गैस रॉकेट को आगे धकेलती है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तेज है और कम समय में लंबी दूरी तय कर सकता है। दूसरा तरीका है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर सीधे थ्रस्ट नहीं बनाता बल्कि बिजली पैदा करता है। उस बिजली से आयन या प्लाज्मा इंजन चलाए जाते हैं। यह तरीका बहुत धीमा होता है लेकिन बेहद एफिशिएंट होता है। यह लंबे समय तक लगातार काम कर सकता है, इसलिए डीप स्पेस मिशन के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां आज इन दोनों तरीकों पर काम कर रही हैं। लक्ष्य साफ है, मंगल तक पहुंचने का समय कम करना। जितना कम समय अंतरिक्ष में लगेगा उतना कम रेडिएशन अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर पड़ेगा। इससे मिशन ज्यादा सुरक्षित बनता है। आज के प्रस्तावित न्यूक्लियर रॉकेट नरवा के दौर की तुलना में ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रिएक्टर को कई सुरक्षा परतों में रखा जाता है। लॉन्च के समय रिएक्टर बंद रहता है और तब तक चालू नहीं किया जाता जब तक यान सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ना पहुंच जाए।
अगर किसी वजह से लॉन्च फेल भी हो जाए तो रिएक्टर से खतरनाक स्तर का रेडिएशन फैलने की संभावना बहुत कम होती है। एक और बड़ा फर्क यह है कि आज मिशन की योजना बहुत सावधानी से बनाई जाती है। पहले के दौर में टेक्नोलॉजी दिखाने पर जोर था, आज मानव सुरक्षा सबसे ऊपर है। हर सिस्टम को कई बार टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसे उड़ान के लिए मंजूरी मिलती है। न्यूक्लियर रॉकेट का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ रफ्तार नहीं है, यह मिशन को ज्यादा लचीला भी बनाता है। अगर मंगल मिशन में किसी वजह से रास्ता बदलना पड़े या लौटने का फैसला लेना हो तो न्यूक्लियर प्रोपल्शन में यह संभव होता है। केमिकल रॉकेट में यह आजादी बहुत कम होती है। इसके बावजूद न्यूक्लियर रॉकेट को अपनाना अभी भी आसान फैसला नहीं है। आज भी जनता में न्यूक्लियर शब्द को लेकर डर मौजूद है। अंतर यही है कि अब वैज्ञानिक और एजेंसियां इस डर को नजरअंदाज नहीं करती, बल्कि खुलकर जानकारी साझा करती हैं। हर जोखिम को साफ शब्दों में बताया जाता है। भविष्य की बात करें तो न्यूक्लियर रॉकेट इंसान को सिर्फ मंगल तक ही नहीं बल्कि सौरमंडल के बाहरी हिस्सों तक ले जा सकता है। शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों तक पहुंचने में समय कम लगेगा। इससे वैज्ञानिक शोध को नई दिशा मिलेगी। यह भी क्लियर है कि न्यूक्लियर रॉकेट कोई जादुई समाधान नहीं है। यह हमें सौरमंडल से बाहर सितारों तक नहीं ले जाएगा और न ही प्रकाश की गति के पास पहुंचा देगा, लेकिन यह वह कदम है जो इंसान को सौरमंडल के अंदर आगे बढ़ने का रास्ता देता है। अब सवाल ये नहीं रह गया है कि न्यूक्लियर रॉकेट बनाया जा सकता है या नहीं। सवाल ये है, क्या इंसान इसे अपनाने के लिए तैयार है? तकनीक हमारे पास है, अनुभव भी है और जरूरत भी साफ दिख रही है। न्यूक्लियर रॉकेट की कहानी यह सिखाती है कि कई बार इंसान किसी तकनीक को इसलिए नहीं छोड़ता क्योंकि वह गलत होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने ही डर से आगे नहीं बढ़ पाता। जब हालात बदलते हैं तो वही पुराना विचार नए रूप में वापस लौट आता है। अगर आने वाले वर्षों में इंसान मंगल पर कदम रखता है तो उसके पीछे सिर्फ केमिकल रॉकेट नहीं होंगे। उस सफर में न्यूक्लियर रॉकेट की सोच, दशकों पुरानी मेहनत और अधूरा रह गया सपना भी शामिल होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।